ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन एंड दैट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स, तो मैं आज इक्विटी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेक अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रो लेक्चर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इक्विटी एज सच इसका मीनिंग क्या है और why these 10 subjects, how these 10 subjects they are interrelated. I have told you so many number of times, but still मैं चाहता हूं कि इक्विटी को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं उसको रिकैप करा दूं। तो मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, आपके सामने लिखा ग्रेट मॉर्निंग इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इवन इफ आपने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए, कोई बात नहीं, मैं इसको यूट्यूब में डालने वाला हूं और आप इजिली इस आज के इस लेक्चर के थ्रू यू कैन गेट इन होल आइडिया कि दैट व्हाई देयर आर 8 रीडिंग्स, व्हाई देयर आर 8 लर्निंग मॉड्यूल्स, व्हाई देयर आर 66 लर्निंग आउटकम्स। मैं एक एक लर्निंग आउटकम का, एक एक रीडिंग का आपको लॉजिकली रिलेट करके बताने वाला हूं। तो आज का ये जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को बाकी किसी भी लेक्चर से कंपेयर कर लेना, किसी भी टीचर को, ओपन चैलेंज है। आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी अगर आपने साथ साथ थोड़ा सा नोट किया, खाली देखना नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में एज वी आर ऑल अवेयर हम कर रहे हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए। मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका जैसे मैं बोलते रहता हूं। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने का आपका सपना, और आप बन चुके हैं मेरी नजरों में, क्योंकि हमें जो चाहते हैं हम पहले मान लेते हैं कि वो बन गया है तो जल्दी बनेंगे। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को आई कैन डिवाइड दोस 10 सब्जेक्ट्स इन 3 कैटेगरीज। 10 सब्जेक्ट्स है लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में। मैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं दोस्तों। लेवल 1 का पहला कैटेगरी अगर आप चेक करें, फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर के पास जाना है, रेया रामलाल डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर एकदम उसको दवाई नहीं देगा। पहले डॉक्टर देखेगा कि डिसीज क्या है। फर्स्टली ही विल एनालाइज द थिंग्स। उसकी आंखें देखेगा, उसका ब्लड प्रेशर देखेगा, उसकी शुगर लेवल देखेगा, उसको उसका टेम्परेचर चेक करेगा। इट मींस ही विल एनालाइज, वो एनालाइज करेगा, चेक करेगा। एंड आफ्टर एनालिसिस उसको कुछ पता चलेगा तो वो कुछ टेस्ट के लिए कह सकता है, ब्लड टेस्ट करा के आओ, ये टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। आफ्टर एनालाइजिंग इट, सेकेंड स्टेप विल बी, वो उसको मेडिसिन देगा। भाई साहब आपको ये बीमारी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये दवाई खाइए, ये ऐसा कीजिए, और फिर 1 वीक के बाद मेरे पास आइएगा, मैं आपकी मेडिसिन आपको चेक करूंगा। इट मींस कहीं ना कहीं हम पूरी लाइफ में अगर आप चेक करें, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू आर डूइंग सीएफए, आपने पहले इसको एनालाइज किया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रात को सपना आया और सुबह सुबह आपने सीएफए ज्वाइन कर लिया। बेटे स्टेप नंबर 1 एनालिसिस होता है, स्टेप नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और स्टेप नंबर 3 मैनेजमेंट होता है। सिमिलरली चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यूएसए लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, लेवल 3 की बात करें, ऑल दीज 10 सब्जेक्ट्स आर इंटररिलेटेड। तो मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी आपके सामने है एनालिसिस। मैंने कहा जी पहली कैटेगरी है एनालिसिस। इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं एज आई हैव डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ डूइंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है उसकी हमने बातें की, जियोपॉलिटिक्स की बातें की, जीडीपी की बातें की, मोनोपोली की बातें की, हमने करेंसी एक्सचेंज रेट्स की बातें की, हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बातें की, हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की बातें की। तो इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि जब आप एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले आप उस कंट्री की, उस इकोनॉमी की एनालिसिस को करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रशिया में इन्वेस्ट करें या यूक्रेन में करें, आप इजराइल में करें या गाजा में करें, आप ईरान में करें या इंडिया में करें या पाकिस्तान में करें, पहला स्टेप होगा यू हैव टू एनालाइज द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट कंट्री। आपको वहां की पॉपुलेशन, वहां की ज्योग्राफिक पोजीशन, वहां का डिमांड, वहां की सप्लाई, वहां की बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। और उसको करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, सैंपलिंग की जरूरत होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जरूरत होती है, लीनियर रिग्रेशन की जरूरत होती है। तो हमने डिस्पर्जन, कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, क्वांटिटेटिव मेथड्स में सीखा। इट मींस दीज 2 आर एनालिटिकल सब्जेक्ट्स। थर्ड पार्ट इज, ये तो मैंने मैक्रो लेवल पे चेक कर लिया, अब मुझे माइक्रो लेवल पे आना है। ठीक है, इंडिया अच्छी है। अब इंडिया में कौन सी कंपनी, इंफोसिस अच्छी है, टाटा अच्छी है, टेल्को अच्छी है, विप्रो अच्छी है,
TCS अच्छी है, इट मीन्स आई विल बी डूइंग माइक्रो एनालिसिस, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैं विप्रो के इनकम स्टेटमेंट्स को, उसकी बैलेंस शीट्स को, उसकी IFRS को, उसके US गैप्स को, आई विल सी द इनकम स्टेटमेंट, द कैश फ्लोज, द डायरेक्टर रिपोर्ट्स। इट मींस नेक्स्ट स्टेप इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट मींस एनालिसिस में 4 पार्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स आप एनालिसिस में डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा लास्ट है जी कॉर्पोरेट इशूअर्स, हमने देख लिया, इंडिया अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कहते हैं बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने इन्फोसिस में देख लिया, बहुत बढ़िया है। बट इन्फोसिस में इंटरनली क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या ओपिनियंस हैं, नारायण मूर्ति साहब क्या सोचते हैं, उनके शेयर होल्डर पैटर्न्स कैसे हैं, ईसॉप्स कैसा है, डेट कितना है, इक्विटी कितना है, वो उनकी फिलॉसफी क्या है, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, उसके लिए हम कॉर्पोरेट इशूअर्स करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा ना कि आप ये समझ लीजिए इक्विटी हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर से पूरा CFA आपको समझ आने वाला है। तो पहली बात, आप एनालिसिस करते हैं, जो मैंने आपके सामने रखा। जब आपने एक बार एनालिसिस कर लिया तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एक लड़का और एक लड़की है, उनकी मैरिज से पहले लड़की के मम्मी पापा पहले लड़के का एनालिसिस करते हैं कि लड़का करता क्या है। लड़का CFA तो नहीं है, लड़का अगर CFA तो कहां पे कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका जॉब क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है। इट मींस वो एनालिसिस करते हैं। जब लड़की के मम्मी पापा को और लड़के के मम्मी पापा को पता चल जाता है कि सब ठीक ठाक है, तो दोस्तों एक डेट ऑफ मैरिज, रिंग सेरेमनी फिक्स हो जाती है, फिर मैरिज फिक्स हो जाती है, फिर कोर्टशिप पीरियड होता है, फिर आपस में बातें करते हैं और धीरे धीरे कहानी आगे चल पड़ती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सिमिलरली इन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो हम सब्जेक्ट, जो हम सिलेबस, जो हम कोर्स कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है कि मैंने एनालिसिस कर लिया, अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट किस में करनी है, वेदर आई शुड गो ओवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, whether I should go over fixed income investments, whether I should go over alternative investments, whether I should go over derivatives, all these are investments. I want to invest. मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं रियल एस्टेट में करूं, टिम्बरलैंड में करूं, फॉरवर्ड में करूं, फ्यूचर में करूं, ऑप्शंस में करूं, स्वैप्स में करूं, मेरी मर्जी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, विच इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कॉमन स्टॉक में करूं, प्रेफर्ड स्टॉक में करूं, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स में करूं, मनी मार्केट में करूं। इट मींस आप सेकंड कैटेगरी अगर आप चेक करें तो दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। पहली कैटेगरी एनालिसिस है, दूसरी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट्स है, और ये जो थर्ड कैटेगरी है इसको बोलते हैं जी मैनेजमेंट। इट मींस आप जब लड़के की और लड़की की मैरिज कर देते हो तो हमें कुछ पीरियड के बाद पता चल जाएगा कि आपस में प्यार से रहते भी हैं या लड़ाई झगड़ा ज्यादा तो नहीं करते, जो अपनी इन्वेस्टमेंट की वो बिल्कुल ठीक है, उसको मैनेज करते हैं। तभी मैनेजमेंट का पहले जमाने में पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ करता था, आजकल उन्होंने एक ही बोल दिया, कंबाइन कर दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो आई थिंक दीज आर द 9 सब्जेक्ट्स। एक बच्चा सोच रहे हैं तो 9 सब्जेक्ट्स है, टोटल तो 10 है। बेटे आप एनालिसिस करें, इन्वेस्टमेंट्स करें या मैनेजमेंट करें, इन सबको धर्म के साथ करना है। इसलिए मैंने लिखा इन तीनों में एथिक्स है। धर्म रक्षति रक्षता, आप जब धर्म की रक्षा करेंगे, आप जब एथिकल होंगे, आप जब बातों को फॉलो करेंगे, तो अभी आपकी ग्रोथ होगी। तो मैंने कहा देयर आर 10 सब्जेक्ट्स। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने CFA USA लेवल 1 का इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है आई वांट टू डू इन्वेस्टमेंट। I will find out that which company. Firstly, I will be finding out what is the meaning of equity. Equity है क्या? इक्विटी में और डेट में क्या डिफरेंस है? इक्विटी के ओवरव्यूज क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी, व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स, व्हाट इज ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, व्हाट इज कंपनी एनालिसिस, व्हाट इज पास्ट प्रेजेंट, व्हाट इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, व्हाट इज कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग, व्हाट इज इक्विटी वैल्यूएशन एंड टूल्स। बेटे 8 रीडिंग्स मैंने आपके सामने रिलेट कर दी। मैं आज अपने लेक्चर में आपको इक्विटी की कहानी बताने जा रहा हूं। एक था लड़का, एक थी लड़की। आज मैं एक वीडियो दिखाऊंगा प्रेमा जयकुमार का, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी। पैसे नहीं थे, पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में CA क्लियर कर लिया। आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले
मैं चाहता हूं कि आप छोटी सी एक छोटा सा मेरा एक फ्लो चार्ट देखिए कि मैंने इस फ्लो चार्ट में इक्विटी का 8 रीडिंग्स, 8 लर्निंग मॉड्यूल्स और 66 लर्निंग आउटकम्स। बेटे इतना एनालिसिस तो कोई भी करा ही नहीं सकता जितना मैंने आपको एनालिसिस करा हुआ। अब आप में से कुछ बच्चे कमर सीधी करके नहीं बैठे, कुछ बेड में लेट के पढ़ रहे हैं, थप्पड़ मारूंगा खींच के, बेड में टेबल में बैठिए और इसको लिखिए बेटा, नोट कीजिए। कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो हटा दूंगा। आपको अपने रजिस्टर में ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है और फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होने वाला है। आप चेक करिए, पहला 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 बॉक्स होगा ये वाला जिसमें हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ इक्विटी फॉर इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू एंड मीनिंग ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मैं दूसरा बॉक्स लिखूंगा 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस आपसे लेने वाला हूं। फिर मैं ये दूसरा बॉक्स ये वाला लिखूंगा, आपको मैं 3 क्वेश्चंस बोलूंगा और आपको उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो नीचे देखिए आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 होगा और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसका मतलब ये 4th बॉक्स होगा और ये आंसर वाला 3rd बॉक्स होगा। मैंने इसको फिलअप कर दिया है। मैं चाहता हूं पूरे पेज में आप आराम से डायग्राम बनाएं, पेज की कंजूसी ना करें। जहां पे कंजूसी करनी है वहां तो करते नहीं, जहां नहीं करनी वहां करते हैं। आइए मेहरबान कदरदान, आइए इक्विटी फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद 8 रीडिंग्स की बात कर रहा हूं, 66 लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहा हूं। एंड यू नो दैट मैं जनरली एक लर्निंग आउटकम में एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा लेक्चर्स लेता हूं। तो मेरे यहां पर लेक्चर्स 66 प्लस ही होने वाले हैं। मतलब मैं तो कहता हूं 100 प्लस के आसपास हैं जो मैंने प्लानिंग की है, जो मैंने एनालिसिस किया है। तो पहले आप सभी इस समय फ्लो चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्लो चार्ट की रूपरेखा इस तरह की होगी। आप बताइए इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने पहले इंडिया देखा, मैंने उसका सैंपलिंग किया, आईटी देखा, सेक्टर देखा, इन्फोसिस देखा, यहां तक मैं पहुंच गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दैट इफ यू आर अ इन्वेस्टर, इफ यू आर अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, you should know what is the meaning of equity or what I mean by market organization, what I mean by financial system, what are the functions of financial system, what are the order system, what is execution orders, what is at the money, what is index। इन सभी बातों के ज्ञान के लिए मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ चले और इस पूरे डायग्राम को फिलअप करेंगे। बड़ी मेहनत की है बेटे, आप सोच भी नहीं सकते कि पहले इन सभी बातों को समझा। करिकुलम और स्क्वेजर का बाप है ये फ्लो चार्ट। अगर आपने ध्यान से भी बना लिया तो ना तो करिकुलम करना पड़ेगा ना फ्लो चार्ट, दावा इस बात का है। तो मैंने सबसे पहले लिखा इक्विटी। जैसे आपने एक जमाने में छोटी सी बैलेंस शीट बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, अगर हम कहें तो ये इक्विटी होता है, ये डेट होता है और ये दोनों पार्ट करंट एसेट्स होते हैं। ये बैलेंस शीट है, छोटी बैलेंस शीट। छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे, सुना होगा गाना। तो छोटी बैलेंस शीट जैसे एज वी हैव डिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आई कैन डिवाइड दैट बैलेंस शीट इनटू 3 पार्ट्स। द टोटल पार्ट इज एसेट्स वेयर आई हैव यूज्ड इट। दिस इज फ्रॉम वेयर एंटिटी हैज रेज्ड फंड्स, मतलब एंटिटी ने पैसे कहां से रेज किए हैं, एंटिटी ने पैसे कहां से इकट्ठे किए हैं और वो एंटिटी ने कहां यूज किए कहां पे यूज किए हैं। बट नेचुरल है, पैसे 2 तरह के होते हैं, अपने पैसे और बाहर के पैसे। घर वाली बाहर वाली मूवी आई थी, घर वाली बाहर वाली। इट मींस as a finance manager, as a CFO of an entity, I can get funds, I can procure the funds. We have seen in the corporate issues also. मैं फंड्स को 2 प्रकार से ले सकता हूं, एक अपने या इक्विटी शेयर्स इशू करके आई कैन रेज दैट फंड्स, और आई कैन बोरो दोज फंड्स। बट हियर आई विल बी टॉकिंग ऑफ इक्विटी। बोरोअर्स के लिए हम फिक्स इनकम में आएंगे। तो मैंने पहले ही ब्लॉक्स में ही लिखा, इट रेफर्स टू ओनर्स फंड फ्रॉम इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसको ओनर्स फंड भी बोलते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ओनर्स फंड भी बोलते हैं इसको, प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं इसको, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं इसको, घर के पैसे भी बोलते हैं। अभी देखेंगे व्हाई वी से इट एज घर वाली, वी विल सी। बट द पॉइंट इज, आप लिख रहे हैं, छोटा सा लिख रहे हैं बॉक्स में क्योंकि जगह कम है, तो मैं लिख रहा हूं इट रेफर्स टू ओनर्स फंड। यहां पे मैंने छोटी बैलेंस शीट बनाई, एसेट्स इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। फिर मैंने उसके नीचे लाल रंग से लिखा
रंग दे दुपट्टा मेरा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। बिकॉज ये जो बातें मैंने बताई इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इश्यूअर, मैंने इश्यूअर के लिए बताई। बट अभी हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं आई विल बी रीडिंग इट फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इश्यूअर के लिए तो मैंने कॉर्पोरेट इश्यूअर में बता ही दिया आपको, अभी हम इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं। तो ये जो बातें हम डिस्कस करेंगे दिस इज फॉर इन्वेस्टर। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आई मीन बाय इक्विटी, व्हाट आई मीन बाय इक्विटी मार्केट, it means those investments which will give the ownership to that investor, those are named as equity investors. Those investments which will maximize the wealth of the investor are named as equity investments. Those investments which have huge risk are named as equity investments. You are getting my point? आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी इतना लिखिए, धीरे धीरे और बताएंगे क्योंकि बॉक्स में हमारे पास जगह कम है। मैं भूपेश आनंद इस समय इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहा हूं। मैं आज इंट्रो लेक्चर ले रहा हूं और मैं इक्विटी की बात करके 8 लर्निंग आपके रीडिंग्स और 66 लर्निंग आउटकम्स की धज्जियां उड़ा देंगे, उसका एनालिसिस कर देंगे। तो दोस्तों मेरे सामने 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे आंसर करने हैं। तो हम इस इक्विटी के पूरे चैप्टर को ध्यान से समझ पाएंगे, रिलेशनशिप देख पाएंगे कि भाई क्या रिलेशनशिप है इनकी। तो 3 क्वेश्चंस मेरे आपके सामने ये रहे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्केट? Because then only you can analyze the things, then only you can invest in equity, then only you can find out the execution order, then only you can earn the profit. तो पहली बात मार्केट तो पता होनी चाहिए। जैसे वेजिटेबल मार्केट है, जैसे सब्जी मार्केट है, जैसे फ्रूट मार्केट है, जैसे गोल्ड मार्केट है, वैसे एक मार्केट है जहां पर इक्विटी बिकती है, उसको जनरली हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो मैंने कहा वो किस सिस्टम के अंदर आती है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मार्केट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इंडेक्स क्या है, कैसे पता चलता है प्याज का क्या आज का भाव है, कंज्यूमर इंडेक्स क्या है, स्टॉक इंडेक्स क्या है, सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, फिक्स इनकम इंडेक्स क्या है, इक्विटी इंडेक्स क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, और वो एफिशिएंट भी है या नहीं, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। इतने साल हो गए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल और गाजा खत्म हो चुका। मैंने कहा आप जो भी करंट चीजें हो रही हैं, जैसे यूएसए वाले सब पूरी कंट्री के पूरे अर्थ प्लैनेट से जहां से लोग आए हैं, है ना, अनऑफिशियली सबको वापस भेज रहे आफ्टर ट्रम्प बिकमिंग प्रेसिडेंट। तो आपको पता ही होगा, आपने 5-6 महीने पहले ये न्यूज सुनी होगी। तो क्या मार्केट एफिशिएंट है? पहला क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लिख रहे हैं, व्हाट इज मार्केट? मार्केट के ब्रैकेट में स्ट्रक्चर क्या है उसका? भाई किसी घर को देखते हैं, 2 फ्लोर है, कोई 3 फ्लोर है, कोई 4 फ्लोर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्लैश इंडेक्स क्या है, स्लैश एफिशिएंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज इक्विटी एनालिसिस? तो पहली बात मैंने स्ट्रक्चर देख लिया, फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगा। क्या एनालिसिस करूंगा कि वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने भूतकाल में कैसा किया। फॉर एग्जांपल आपको एक बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप उसकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, आप 8th में कितने मार्क्स आए, 7th में कितने आए, 6th में कितने आए। इट मींस पास्ट और प्रेजेंट का एनालिसिस ऑफ दैट कंपनी। देन आप देखेंगे उसी क्लास में उसी तरह के बच्चे क्या कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। इट मींस यू विल बी डूइंग इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। और फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा अब कितना सीरियस है, आगे क्या लगता है उसको, आगे फ्यूचर में कितना वो सोच रहा है, तो उसकी फोरकास्टिंग करेंगे। इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख रहे हैं, व्हाट इज इक्विटी एनालिसिस, कंपनी स्लैश इंडस्ट्री। और लास्ट में हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए सीएफए है, मिस्टर ए की मैरिज भी सीएफए से हुई और उनका जो बेटा हुआ या बेटी हुई वो भी सीएफए करेगी, तो उनकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं हम, ए की, मिसेस ए की और उनके बेटे की। आई कैन डू द वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। प्राइस डिफरेंट होता है, वैल्यू अलग होता है। मायरन गॉर्डन की बातें करेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बातें करेंगे, क्रक्स की बातें करेंगे, पोर्टर की बातें करेंगे। ठीक है जी। तो 3 क्वेश्चन आप सब लिख लीजिए। सब लिख रहे हैं? मैंने कहा ना आपने पूरा फ्लो चार्ट मेरे साथ बनाना है तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा समझदारी नहीं करनी। लिखो जी लिखो। अब पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने 3 फर्स्ट आंसर लिखा, बड़ी मेहनत की है दोस्त। इट मींस व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट इंडेक्स, what is market efficiency. So we have different readings. For example, पहली रीडिंग यही है, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर।
दूसरी रीडिंग यही है स्टॉक मार्केट मार्केट इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। थर्ड रीडिंग यही है मार्केट एफिशिएंसी। फोर्थ रीडिंग यही है ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। तो आप देखिए टोटल 8 रीडिंग्स हैं, उन सब का ब्लॉकेज है। पहला क्वेश्चन जो है वो पहली 4 रीडिंग्स की बात करता है, दूसरा जो क्वेश्चन है अगली 3 रीडिंग्स की बात करता है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट रीडिंग इक्विटी वैल्यूएशन की बात करता है। एंड ऑल आर इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं है कि आपने इक्विटी पहले नहीं किया होगा, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं, जिस तरह से मैं रिलेशनशिप बना के आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी 10 सब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप बताई, अब जैसे मैं इक्विटी की रिलेशनशिप बना के दिखा रहा हूं, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। अभी नहीं करना स्क्वाइजर से, नहीं करेंगे करिकुलम से, नहीं करेंगे, पहले बात को समझेंगे तो सही। इतनी जल्दबाजी किस बात की यार? डॉलर्स में पैसे देने हैं, एग्जामिनेशन फीस डॉलर्स में पे करनी है, ऐसे क्या जल्दबाजी कर रहे हो? तो आइए हम 3 आंसर्स लिखेंगे प्यार से, आराम से, मोहब्बत से। मैंने कहा ना 3 क्वेश्चंस, 3 बातें, 3 आंसर्स। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट इंडेक्स, व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी। अगर आप देखेंगे सीएफए करिकुलम में, स्क्वाइजर में इसी तरह से दी। तो पहले आप आंसर 1 लिख रहे हैं, पहला आप आंसर 1 लिख रहे हैं, रीडिंग 1 इक्विटी ओवरव्यू और मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस, मार्केट एफिशिएंसी, ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। मैंने कहा ना 4 रीडिंग्स को मैं एक साथ ब्लॉक में लेके आऊंगा, बिकॉज इनकी आपस में मोहब्बत है। एक होता है कोर्स करना, एक होता है समझ के करना कि हम क्यों कर रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ मार्केट, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी मार्केट, मार्केट एफिशिएंसी, ओवरव्यू, ये पहले क्वेश्चन का हमारे को आंसर देंगी दैट व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एफिशिएंसी। हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उस टोटल 66 लर्निंग आउटकम्स हैं, टोटल 8 रीडिंग्स हैं। क्वेश्चन 2 क्या था? व्हाट इज एनालिसिस ऑफ कंपनी इंडस्ट्री। तो देखिए आप, कंपनी एनालिसिस पास्ट प्रेजेंट अलग से रीडिंग है, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग, ये 3 रीडिंग्स अलग से करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं, लेटेस्ट ऐड हुई हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। इसका मतलब 3 रीडिंग्स ये हैं, 4 रीडिंग्स ये हैं, टोटल है 8 है, एक रीडिंग ये रही। इक्विटी वैल्यूएशन, इक्विटी की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? गॉर्डन मॉडल क्या है, ग्रोथ मॉडल क्या है, प्राइस क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, प्राइस वैल्यू क्या है, ओवर वैल्यूएशन क्या है, अंडर वैल्यूएशन क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ऑल दैट कंसेप्ट विल बी डिस्कसिंग इन लास्ट रीडिंग, दैट इज इक्विटी वैल्यूएशन एंड टूल्स। और देखिए दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत से, अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरे को पहले क्लास नोट्स में लिखते हैं, जैसा आपको पता है बाकी सब्जेक्ट्स में मैं करा रहा हूं। अच्छा, क्लास नोट्स के बाद मैं इन ब्लैक स्लाइड से रिवाइज कराता हूं, जैसा आपको पता ही है। तो अभी तो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, तो एक हल्का सा एक बताना चाहता हूं कि मैंने कितनी मेहनत से ये सारी बातें आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर की है। जूस नोट्स का मतलब है करिकुलम प्लस स्क्वाइजर को मैंने मिक्स करके आपके लिए बड़ी सारी बातों को लिखा, जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। कैंडिडेट सोर्सेज के क्वेश्चंस देखे, करिकुलम के क्वेश्चंस देखे, स्क्वाइजर के देखे, क्योंकि मैंने खुद सीएफए लेवल 1 में पेपर दिए, तो मुझे समझ आया यार देते क्या 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 ध्यान देना चाहिए। आइए, ये मैंने रखे हैं। तो दीज आर ये देखिए, पहला चैप्टर जैसे हम करेंगे मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आज तो नहीं कर रहे, खाली एक आइडिया दिया है। इनके लर्निंग आउटकम्स क्या है? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 8 लर्निंग आउटकम्स, और मैंने उसका भी अलग से फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। जब हम मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितने लर्निंग आउटकम्स है और उनकी रिलेशनशिप कैसी है। देयर आर 12 लर्निंग आउटकम्स। बेटे बड़ी मेहनत की है। वो 12 लर्निंग आउटकम आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं? तो जैसे मैं पहले ए कराऊंगा, फिर के कराऊंगा, फिर डी कराऊंगा, फिर एल कराऊंगा, बिकॉज इनका रिलेशनशिप है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बस मेरी बात को थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। हम काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे, और मैंने जैसा आपको पता ही है कि हमने इसको पूरे को कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मार्केट्स क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ की बातें हैं। मतलब मैं आपको, मुन्ना भाई, वो पूरी रियल लाइफ की ट्रेडिंग कराएंगे, स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, मैं आपको साइट्स दिखाऊंगा,
मनी कंट्रोल में जाएंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, सेंसेक्स में जाएंगे, निफ्टी में जाएंगे, एन बेटे हमने रियल टच देना है, ठीक है जी। तो इन सभी बातों के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू जब करेंगे तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा। अभी तो इंट्रो लेक्चर है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो आपको इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट्स में 8 रीडिंग्स करनी है, 66 लर्निंग आउटकम्स हैं। पहली 4 का एक रिलेशनशिप है, फिर 3 का एक रिलेशनशिप है, फिर एक वैल्यूएशन की है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हम इन सबको समझने वाले हैं। लेकिन एक बात है दोस्त, मैं अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूं आपको, और वो वीडियो है एक लड़की, महाराष्ट्र की एक लड़की जिसका नाम है प्रेमा जयकुमार, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी। पैसे नहीं थे, खाने के वांदे थे, स्टडी रूम भी नहीं था। कैसे कैसे एक लड़की ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी को जब कुछ भी नहीं मिला, कैसे वो सीए में फर्स्ट रैंक लेकर आई। आज इस बात को हम देखते हैं। आइए इस बात को देखिए जरा। नाम प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल। नाम प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, सीए में दोनों फाइनल के ग्रुप दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया में फर्स्ट आई। आइए। जन्म स्थान विल्लुपुरम, तमिलनाडु। नेशनल लेवल पर सीए की परीक्षा टॉप करने वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के अभी तक इस छोटे से सफर में प्रेमा ने जो कुछ हासिल किया उसमें गरीबी उसके आड़े जरूर रही, लेकिन आप बताइए ना, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की के घर में क्या होगी फैसिलिटीज? आपके पास उससे ज्यादा है। यू आर डूइंग सीएफए, आप जॉब, आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। आपको एक अलग से स्टडी टेबल मिला है, आपको एक फोन मिला हुआ है, लैपटॉप है, टेबल है, सारी फैसिलिटीज मिली हुई है, खाना टाइम पे मिलता है। इसको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन कहते हैं कुछ और चीज है जो पास कराती है यार। मतलब आप देखिए ना, ये देखिए, वो उसे रोक नहीं पाई। मुंबई के मलाड में रहने वाली ये देखिए, घर देखिए आप, ऑटो रिक्शा चालक और घर में काम करने वाली माँ की, मतलब उसकी मम्मी घर के बर्तन, लोगों के बर्तन साफ करती है। मतलब आप खुद सोचिए, आप अपने अंदर से यार। हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या कंप्लेंट्स करनी है यार? इससे तो बहुत कुछ ज्यादा मिला हुआ आपको। क्यों नहीं कर सकते आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएफए यूएसए लेवल? क्यों बार बार आप डॉलर्स पे करने के चक्कर में हो अमेरिकन को? बेटी है, लेकिन उसने इस कामयाबी को हासिल करके दिखा दिया कि अगर दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान भी मुमकिन है। अगर दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान भी मुमकिन है। बस इतना कहूंगा। और एक वीडियो थोड़ा सा आगे करके मैं दिखाना चाहूंगा कि वो उनकी जो मम्मी है वो क्या कर रही है, क्या बोलती है। जरा देखिए ना, उनकी किचन कैसी है, किचन कैसी है। बच्चे का कहते हैं खुशी जब बढ़ चढ़कर मिल जाए तो इतना मेरे बच्चे का तकलीफ में हम लोग भी, उनका पापा काम पे जाता था और मैं अकेली थी, मेरे बेटी बेटा दोनों मिलके पढ़ते थे। तो हम लोग टीवी नहीं देखते थे, मिलके पढ़ते थे। मैं भी काम करती थी, इसके बाबा भी काम करते थे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, उससे कर सकते हैं, करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब नहीं तो फिर कब? मिलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। 12 लर्निंग आउटकम्स हैं, उसका भी मैं पहले इंट्रो लूंगा और फिर लेक्चर 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी लर्निंग आउटकम्स को रिलेट करूं, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ाऊं, सारी बातें आपको बताऊं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.